नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 82वीं कड़ी में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं और इधर आप देखते आ रहे हैं कि पिछले कड़ियों में हम लगातार उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के जो ग्राम पंचायतें हैं उनकी तुलनात्मक हम चर्चा करते हैं ताकि ये समझ में आ जाए कि देश भर में ग्राम पंचायती व्यवस्था जो है वो किस प्रकार है और किस प्रकार से चल रही है। लेकिन आज का जो विषय है इसके पर चर्चा करने के लिए पूर्व में जो प्रधानमंत्री जी ने अभी 24 अप्रैल को जो राष्ट्रीय पंचायती राज पे पर्व पर दिवस पर जिसको पर्व के रूप में मनाया जाता है दिवस पर जो बातें कही थी उसकी जी चर्चा करना जरूरी होगा, क्योंकि इसमें उन्होंने ग्राम पंचायतों के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो कि जानने और समझने की ज़रूरत है। और अगर ऐसी बातें हैं और प्रधानमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं तो क्यों नहीं ग्राम पंचायती व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है, क्यों नहीं ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया जा रहा है, क्यों नहीं ग्राम पंचायतों को अपना काम खुद करने दिया जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री बहुत सारी बातों की तरफ इंगित कर रहे हैं। उन्होंने तो ये तो नहीं खुल के कहा कि जो बात संविधान में जो व्यवस्था दी गई है वो ग्राम पंचायतों को पूरा का पूरा दे दिया जाए, लेकिन जो बातें इंगित कर रहे हैं वो वही बातें इंगित कर रहे हैं कि जहाँ की ग्राम पंचायतों को जब तक आप पूरा का पूरा अधिकार नहीं देंगे तो उन बातों का कोई मतलब नहीं रहता। अब मैं उस पर पहले चर्चा करूँगा, उसके बाद हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्राम पंचायत और उड़ीसा ग्राम पंचायत के बारे में। इन दोनों राज्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा इसको जरा जान लीजिए कि 24 अप्रैल को हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब उन्होंने जो बातें कही वो तो उन्होंने कहा कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आज का दिन ऐसा दिन है कि ये एक तरह से ये गाँव के लोगों को अपना भविष्य तय करने का ये दिवस है या ये पंचायती राज व्यवस्था है। पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा ग्राम के लोग गांव के भविष्य तय कर सकते हैं। और कितनी बड़ी बात की गांव के लोग ही अपना ये पंचायती व्यवस्था है अगर ये लागू हुई तो उन्होंने उनके कहने के हिसाब से तो लागू हो चुकी है। तो ये जो पंचायती राज व्यवस्था है खास करके ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायतें हैं वही अब ग्राम पंचायतें अब गाँव का भविष्य तय करेंगी। ये बहुत बड़ी बात है। अब ग्राम पंचायतें ग्राम का भविष्य तय करेंगी, यानी कि ग्राम के लोग अपना गांव का भविष्य तय करेंगे। यही बात तो हम लोग कहते आ रहे हैं कि ग्राम पंचायतों को ऐसा सुदृढ़ कर दीजिए कि वो अपने ग्राम के भविष्य को खुद तय करें, अपने गांव के लोगों के ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, उनके गांव के लोगों की ज़िंदगी को सुखमय बनाने के लिए, उनके गांव के लोगों की ज़िंदगी को प्रसन्न रखने के लिए, उनके गांव के लोगों की ज़िंदगी को सबके हाथ में काम मिलने के लिए, गांव में जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको बनाए रखने के लिए, गांव में जो नए नए के जो एक तरह से उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो उनके अंदर नए नए गुण हैं, उन गुणों को जो गुण चले आ रहे हैं विकसित करने के लिए, उनकी सभ्यता जो है, उनकी संस्कृति है, ये सारे चीज़ों को लिए उनको आप दीजिए, अवसर दीजिए ताकि वो अपना वर्तमान को ठीक करें और भविष्य को सुंदर बनाएं। यही तो हम लोग कह रहे हैं गांव सरकार कि जब भी हम चर्चा करते हैं तो ये बताते हैं कि गांव सरकार का मतलब क्या है और क्यों गांव सरकार की ज़रूरत है। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, और प्रधानमंत्री जी ने ये भी जो उनका कहा है कि वोकल फॉर लोकल, तो उन्होंने कहा कि ये लोकल गवर्नमेंट्स का ही अब ज़माना है। जैसे वोकल फॉर लोकल की लोकल चीज़ों का अब ज़माना है, तो लोकल में कहा उन्होंने कि अब लोकल गवर्नमेंट मतलब ग्राम पंचायत। तो अब ग्राम पंचायतों को नई नई चीज़ें, नई नई व्यवस्थाएं, नए नए खोज गाँव को करना चाहिए और उसको एक तरह से उनको अपना वो बनाना चाहिए, ब्रांड बनाना चाहिए। गाँव में चीज़ें पैदा की जाए तो ब्रांड की जाए। तो ये भी उन्होंने कहा, ये भी हम लोग कह रहे हैं कि गाँव को अधिकार दीजिए तभी तो ये हो पाएगा, तो गाँव से ब्रांड पैदा हो। एक और बात उन्होंने कही कि गांव में अब कई मामलों में उनको आत्मनिर्भर होना चाहिए, और एक आत्मनिर्भरता का उदाहरण उन्होंने ये दिया। और एक बात बता दूं इसी संदर्भ में कि ये जो
प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये भाषण हुआ वो जम्मू कश्मीर में हुआ। जम्मू कश्मीर में पंचायती राज व्यवस्था पहले लागू नहीं थी। कुछ साल पहले इस मोदी जी के ज़माने में वहाँ ग्राम पंचायती व्यवस्था लागू हुई और उसके बाद ये पहली बार ये गए थे वहाँ, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर से ये बात कही। उन्होंने कहा कि अब गाँव को ऊर्जा स्वावलंबन की तरफ बढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों की तरफ गाँव वालों को अपने काम खुद आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें ऊर्जा स्वावलंबन का उन्होंने उदाहरण दिया। और ऊर्जा स्वावलंबन में एक गांव पल्ली गांव है, पल्ली गांव, जिसमें कि वो एक सोलर प्लांट लगा और वो सोलर प्लांट से अब हर गांव में बिजली सोलर प्लांट के माध्यम से, गांव में, पूरे गांव में, पल्ली गांव में अब घर घर में बिजली सोलर प्लांट से लगेगी। मतलब ऊर्जा से वो आत्मनिर्भर हो गए। उनको बिजली विभाग के अब चक्कर नहीं काटने लगेंगे, अपने उसी ऊर्जा प्लांट से उनको सोलर प्लांट से बिजली मिलेगी। तो इस तरह की बातें तो हम लोग अपनी इस चर्चा में जो पिछले तमाम एपिसोड में जो हमने कही है, आपने लोग अगर जब भी देखेगा तो एक एक विषय पर जो हम चर्चा कर रहे थे तो ये सारी बातें हमने बताया है कि किस तरह से गांव अपने एक एक विभाग का काम की जिम्मेदारी ले लेंगे तो कैसे कैसे वो अपनी सारी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये बात उन्होंने कही। तो जो बात हम कह रहे हैं उसको वो एक तरह से उनको समझ ये दिख रहा है कि बिना इसके ये चीज़ें होने नहीं पाएंगी। और भी उन्होंने कहा कि गांव के लोगों को चाहिए कि अब वो अपना प्राकृतिक खेती करें, गांव के लोगों को चाहिए कि वो अपना जैविक खेती करें, गांव के जो जल का व्यवस्था करें, जल कमेटियाँ बनावें, तमाम बातें जो और जितनी सरकार की योजनाएं हैं सब गांव पंचायतें लागू कराएं। तो ये सारी बातें तो ये हम कहते ही आ रहे हैं कि यही तो बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री जी एक बात नहीं समझ रहे हैं कि ये कोई नई बात को नहीं कर रहे हैं और ये बात कहने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो तो संविधान ने ग्राम पंचायतों को दे रखा है। उन संविधान की जो 29 विभाग की चर्चा कर रहे हैं हम तो अभी उन विभागों के उन बातों की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने बहुत से दायित्व ग्राम पंचायतों को दिया है। हम तो वो बात कह रहे हैं जो कि संविधान के द्वारा ग्राम पंचायतों को जो 29 विभाग दिया गया है, अगर उन 29 विभाग को उनको आप दे दीजिए और उनको अपने ढंग से संचालित करने के लिए अगर अधिकार दे दीजिए तो देखिए वो क्या करके दिखाते हैं। आप कह तो रहे हैं कि सारी ये गाँव वाले करना चाहिए, ये गाँव वाले करना चाहिए, ये गाँव वाले करना चाहिए, लेकिन ये सारे के सारे जो गाँव वाले को करने के लिए उनके पास अधिकार तो है नहीं। वो तो उनका आपका जो सरकारी विभाग है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, यही विभाग उनसे करवाएगा ये काम। तो अधिकार आपके पास है और वो एक तरह से मजदूर या वो कार्यकारी संस्था के रूप में, कार्यकारी संस्था मतलब एक मजदूरी में तो समझता हूँ कि वो आपके हुक्म का पालन करे, आप जैसा कहें वैसा करें। अगर नहीं वो ठीक से पालन करते हैं तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे। वो भी नहीं कर पाते हैं तो जो अधिकारियों को कार्रवाई ना हो, इसलिए गांव वाले आपके अधिकारियों को, आपके कर्मचारियों को घूस देते हैं, घूस से कागज तैयार करते हैं। उसी तरह से गांव की पंचायतें एक तरह से किसी तरह से काम तो कर नहीं पाती है, क्योंकि सारे हर कदम पर तो आपके अधिकारी और आपके कर्मचारी वहाँ उनके सिर पर बैठे रहते हैं और जो कहते हैं कि ये जियो है तो ये शासनादेश है तो ये व्यवस्था बनाओ तो ये व्यवस्था बनाओ, उसी तरह चलते रहते हैं। तो ये जब ये बातें तो आप ये कोई जो हो रही हैं, ये बात तो संविधान में तो ये व्यवस्था आई 92 में, और 92 की जो संविधान की व्यवस्था है तब से इतने साल बीत गए और तमाम इस साल में सरकारों की कमी नहीं रही। सरकारों के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भाषणों की भी कमी नहीं रही। नई नई बातें, नई नई योजनाएं हमेशा कोई ना कोई होती रहती हैं। और जब भी कोई प्रधानमंत्री बोलेंगे या मुख्यमंत्री बोलेंगे तो योजनाओं की घोषणाएं तो बहुत आम बात है। अधिकारी ले आते भाई कहते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के, ये आम उन लोगों की आदत होती है कि कहीं जाते हैं किसी कार्यक्रम में तो भाई कुछ बताओ, कुछ योजना बताओ, कुछ कार्यक्रम बताओ ताकि हम उसमें घोषणा में करें ताकि जनता प्रभावित हो। तो ये उनकी कार्यशैली है। तो उसी तरह मुख्यमंत्री जहाँ भी जाएंगे तो 2-4 योजनाओं की घोषणा कर देंगे ताकि जनता प्रभावित हो, तालियां बज जाए, अखबार निकल जाए, वाह 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 हो जाए। उसी तरह प्रधानमंत्री जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी तालियां बजाने के लिए तमाम लोग, आखिर में जिन लोगों को बुलाया जाता है तो उसी लिए बुलाया जाता है कि बहुत प्रधानमंत्री बड़ी अच्छी अच्छी बातें कहेंगे, बड़ी बड़ी योजनाओं की घोषणा करेंगे, तो उस योजनाओं की घोषणा होती रही है। तो 92 से तो मैं देखता रहा हूँ, मतलब 92 से तो संविधान में व्यवस्था आ गई।
तो 92 से गांव पंचायतें कहाँ पहुंची ये देखने की जरूरत नहीं है, इसमें मैंने भी बताया। और आप जाके किसी गांव में खड़े हो जाइए और देख लीजिए कि गांव पंचायतें कहाँ पहुंची। वही नाली खड़ंजा, फिर वो कहीं सीमेंट का खड़ंजा हुआ है, कहीं सीमेंट की रोड बन गई है। सीमेंट की रोड जहाँ बनी है गांव में उसमें नाली नहीं बना है, तो उसके पानी लगता है। फिर वहाँ के आगे बढ़िए तो इंक्रोचमेंट हो चुके हैं, पशुओं के रहने की जगह नहीं है, पशु गांव में घूम रहे हैं। कोई जो एक कहीं भी किसी समाज की एक जो व्यवस्थित व्यवस्था है वो आपको गांव में कहीं नहीं दिखाई देगी। हाँ, जैसे एक जगह है आप कस्बे में एक आबादी में पहुंच गए, उस आबादी में जैसे जिसकी मर्जी जैसे वो काम कर रहा है और उसी तरह से गांव आपके चल रहे हैं। और उनको आप कह रहे हैं कि ये अपना भविष्य तय करें, क्या भविष्य तय करें, कैसे तय करेंगे। अगर वो किसी ने सड़क पर उनको खड़ा कर दिया है एक मोटर, तो उनको हटाएं। गांव पंचायतें हटा सकते हैं क्या? गांव पंचायत कोई अगर हटाए तो दुश्मनी मानने लगते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था तो की नहीं। एक पशु को खेत में हाँकने की तो व्यवस्था गाँव में है नहीं कि किसी का पशु खेत में आ गया है तो ग्राम पंचायत तो नहीं हटाएगी। और आप हटाने जाएंगे तो फिर अगर पशु को हटाया उसको कहीं आपने डंडा मार दिया तो फिर आपको आपस में गांव में लड़ाई हो जाएगी। अगर आप शेड्यूल कास्ट का मामला है तो शेड्यूल कास्ट वाला आपका FIR लग जाएगा। अब एक मामूली पशु के मामले को लेके आप पता लगा ST ST एक्ट मुकदमा लग गया, आप उसके बाद ज़िंदगी आपकी बर्बाद हो गई। तो ये बातें इस तरह से जो सच्चाई है ज़मीनी हकीकत तो ये। तो ज़मीनी हकीकत के लिए आप गाँव को ये कहिएगा अपना भविष्य तय करेंगे, मैं नहीं समझता। ये वास्तव में हालात तो ये है, गाँव की सच्चाई ये है। प्रधानमंत्री जी की नीयत में हम नहीं बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि गांव इस तरह से बन जाए, लेकिन ये जो सच्चाई ये है कि ये जो गांव के लोगों को अपने गांव का भविष्य तय करेंगे, ये प्रधानमंत्री जी के कहने का अगर असली आप उसका धरातल पर इसको अगर इसका व्याख्या करें तो ये है कि नेता और अधिकारी गाँव को बर्बाद कर दिए। आप समझिए, नेता और अधिकारी गाँव को बर्बाद कर रहे हैं, उनका भविष्य नहीं बना रहे बल्कि उनको बर्बाद कर रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि गांव को मार रहे हैं, जो गांव को ऐसा कर देंगे कि गांव नहीं रह जाएगा, ये सब डेड, विलेज आर डेड नाउ। ऐसी व्यवस्था है इन गाँव को मार दो ताकि उनके गांव की अपनी न सभ्यता रह जाए, न संस्कृति रह जाए, न उनके विचार रह जाए, न उनकी नैतिकता रह जाए, न उनके जो सोचने की शक्ति रह जाए। ये सब चीज़ें उनको मार डालो ताकि ये सब कुछ रहेगा नहीं। तो फिर वो मरे हुए गाँव लाश की तरह रहेंगे। कोई अब देखते रहेंगे कि कोई अधिकारी आ गया, कोई नेता आ गया और कुछ दे देगा, फिर उसी तरह से उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे। और यही हो रहा है, ये गांव धीरे धीरे मर रहे हैं। तो इसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि गांव को पंचायतों का नवनिर्माण। अब ये जरूर कहीं ना कहीं उन्होंने अनुभव हुआ होगा कि गाँव तो वास्तव में मर रहे हैं, तभी तो उन्होंने गाँव पंचायतों के नवनिर्माण की बात इस भाषण में कही। लेकिन नवनिर्माण के लिए अगर प्रधानमंत्री जी बात कहते हैं तो उनको ये बात को बताना पड़ेगा कि इस नवनिर्माण के लिए आपने अपने अधिकारियों कर्मचारियों के भरोसे तो आपने ये देख लिया 92 से लेके हम तो कहते हैं 75 साल में तो देख लिया कि आपके अधिकारी और कर्मचारी और आपके नेता ने गांव की क्या हालत कर दी। लेकिन अगर 95 से भी माने, 92 से ही माने, जब से संविधान में 73वां संशोधन के द्वारा 93 से लागू हो गया, तो ये अगर इसी से माने आपने जो मना रहे हैं आप ग्राम पंचायती राज दिवस जो मना रहे हैं, अगर इसी से ले रहे हैं 24 अप्रैल 1993 से, तो 93 से आप जोड़िए 7 साल वो और 22 साल ये, 22 से करीब 30 साल। 30 साल में क्या बन गया? 30 साल में ग्राम पंचायतें क्या बन गई? तो तभी तो आपको महसूस हो रहा है कि पहले 30 साल में अब गांव का नव निर्माण होना चाहिए। और नव निर्माण कैसे होगा? इन्हीं अधिकारियों ने तो ये 30 साल में ये हालत कर दी। इन्हीं अधिकारियों और नेता और अधिकारी के भरोसे आप गाँव का भ्रम की ये स्थिति जो प्रधानमंत्री जी के स्तर पर भी एक तरह से फैलाई जा रही है, मैं कहूँगा, क्योंकि उनकी नीयत हो सकती है। लेकिन ये ज़मीनी हकीकत तो देखिए कि किस तरह से आपके अधिकारी, अब नेता और अधिकारियों ने गांव को किस तरह से बर्बाद कर दिया है, किस तरह से उसको काली कुछ बिल्डिंग के नाम पर, खड़ंजे के नाम पर ताकि जिसमें कि उनको कमीशन मिलता है निर्माण का। गाँव में निर्माण का काम बड़ी तेज़ी से होता है। अगर आप निर्माण के काम करना चाहिए तो पूरा का पूरा अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक, यहाँ तक कि ग्राम प्रधान तक इतने खुश हो जाते हैं कि कोई निर्माण काम आया, क्योंकि उसमें सीधा पैसा आएगा। ठेकेदार एकदम एक्टिव हो जाता है, जो गांव में ठेकेदार जो इसको काम करता है वो इतने तेज़ी से काम करता है कि लगता है कि गांव में अब बाहर आ गई,
क्यों कि ठेकेदार, प्रधान, कर्मचारी, अधिकारी सबका उसमें कमीशन बटा होता है, उसमें पैसे आने लगते हैं, वो काम तो बहुत होता है। लेकिन अगर गांव में एक सामाजिक काम करने के लिए अगर आपको दलितों के काम में दलितों को ये बताना हो कि आपके ये अधिकार है और इन अधिकारों के लिए आपको आगे आना चाहिए, अपने कर्तव्य का निर्वाह करके अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, तो ये अगर आप ग्राम पंचायत बताएं तो शायद कोई अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार कभी जुटेगा नहीं, ना आएगा। अरे भाई ये तो क्या है, इससे कौन सा हमारे कहने से क्या मान जाएगा। ये सब काम नहीं, कोई भाईचारे का काम नहीं होगा, खेल कूद का काम नहीं होगा, उनके जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें किसी को रुचि नहीं है। बस एक ही चीज़ में रुचि है कि बस पैसा बजट मिले, कुछ निर्माण ईंटा गारा का काम करके उसमें कमीशन खोरी हो, क्योंकि तो पता लगता नहीं है, और या कोई प्लांट लगाना हो उसमें लगा देंगे। लेकिन किसी घर में उद्योग कैसे लगे, कुटीर उद्योग कैसे लगे, लघु उद्योग कैसे लगे, लोगों का सामान कैसे बिके, लोगों का गल्ला अनाज कैसे सही दाम उनको मिल जाए, लोगों को बीमारी के लिए कौन सी दवाई कैसे सुविधा मिल जाए, शिक्षा के बेहतर शिक्षा, इसके लिए किसी को न अधिकारी, नेताओं को तो है ही नहीं है, नेताओं को तो इससे मतलब ही नहीं है। उनका तो जितने गांव वाले पिछड़े और दलित रहेंगे उतने वो बड़ी बड़ी आशाएं दिखाएंगे, सपने दिखाएंगे, उतने लोग उनके पीछे पीछे चलेंगे, और अधिकारियों को उनसे पैसे लेने से मतलब है। तो ये गांव की सच्चाई को प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए। और ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री जी ऐसे प्रधानमंत्री देश के हैं जो गाँव घूमे हुए हैं, उनको ये तो आप नहीं कह सकते कि ऐसे प्रधानमंत्री जो ऊपर जा गए, वो गाँव घूमे हुए हैं, गए हुए हैं, चीज़ों को देखे हैं, जानते हैं। लेकिन जब वो होता क्या कि जब आप किसी पद पर बैठ जाते हैं तो आपके आँख और कान ये दोनों हो जाते हैं अधिकारी और बड़े बड़े नेता। नेता अपने स्वार्थ के हिसाब से आपके वो चीज़ों को बताते हैं, और अधिकारी अपने स्वार्थ के हिसाब से बताते हैं। अब उन्हीं आँख कान से देखते हैं, तो जो आपकी अपनी मौलिक चिंतन होती है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो जब भी कोई अधिकारी और जब भी कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है तो साल 2 साल तक तो उनकी अपनी मौलिकता ही रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो मौलिकता भी धीरे धीरे उनकी खत्म हो जाती है, क्योंकि उनकी जो सोच है, उनकी समझ है, वो फिर बड़े बड़े जो उनके इर्द गिर्द के नेता रहते हैं वो, और बड़े बड़े जो अधिकारी उनके इर्द गिर्द रहते हैं, उन्हीं की आँख कान से वो चीज़ों को देखते रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इस मौके पर जो प्रधानमंत्री जी ने जो इतनी बड़ी बड़ी बातें की उसका कोई सार्थक परिणाम निकलेगा। हाँ, गांव में पैसे चले जाएंगे, योजनाएं चली जाएंगी, उन योजनाओं का क्या होगा, कैसे होगा, और कागज़ पर सारी योजनाएं जो कि पैसे गए हैं तो प्रधानमंत्री जी पूछेंगे भाई इन पैसों का इतने पैसे जा रहे हैं तो क्या हुआ, तो पैसे का हिसाब तो देना ही है। तो उस पैसे के हिसाब से योजनाओं में कागज़ में इधर हेरा फेरी करके सारा कुछ उनको पेश किया जाएगा। तो आप देखिए ये हो गया, प्रधानमंत्री को बताया जाएगा कि आपने जैसे घोषणा की तो पल्ली में गांव में क्या सोलर प्लांट कम से कम सैकड़ों जगह लग गए सोलर प्लांट, और जाके जब सोलर प्लांट प्रधानमंत्री खुश जाएंगे कि भाई हमने पल्ली गांव का उद्घाटन किया। अब देखिए ये तो सोलर प्लांट गांव में लगने लग गए। और कहाँ सोलर प्लांट लगेगा, सोलर प्लांट अगर कहीं लग जाएगा तो कहीं बैटरी नहीं रहेगी, तो कोई उसको बिगड़ जाएगा तो उसको रिपेयर करने वाला नहीं मिलेगा, और रिपेयर करने वाला मिलेगा तो वो 6 महीने बाद आएगा, और वो साल 2 साल बाद तो सोलर प्लांट बदल जाएगा कबाड़ा प्लांट, वो कबाड़े के रूप में गांव में पड़ा रहेगा। क्योंकि आजा गाँव वालों की बात वो कर नहीं रहे, ये सोलर प्लांट तो आप लगवा रहे हैं, आपकी योजना है, आपके कार्यक्रम में लग रहा है, गाँव को तो आपने अधिकार दे नहीं रखा है कि वो अपने ढंग से सोलर प्लांट लगा के अपने चलाए। और क्योंकि वो गांव को आप दे भी देंगे तो गांव को तो अधिकार देंगे, उनको ट्रेन करेंगे, उनको तैयार करेंगे, उनको एक उनके मानसिक रूप से तैयार करें, तब ना वो सोलर प्लांट को व्यवस्था कर पाएंगे। आज तक तो उनको आपने क्यों ये सोलर प्लांट का अधिकार दे दिया संविधान में कि अपारंपरिक ऊर्जा का अधिकार ग्राम पंचायतों को, लेकिन अपारंपरिक ऊर्जा का अधिकार ग्राम पंचायतों को है तो उनको एक तरह से तैयार करना पड़ेगा ना। आज तक तो आपने 25 साल 30 साल में उनको तैयार नहीं किया। अब अगर आप सोलर प्लांट कह देंगे तो कहाँ से लगा लेंगे वो सोलर प्लांट? तो आप फिर क्या करेंगे, आप बाहर के आदमी को भेजेंगे, बाहर का आदमी आएगा, लगाएगा, पैसा लिया, छूमंतर हो जाएगा, और सबका जिसका कमीशन है वो सबके पास पहुँच जाएगा। तो फिर किसी का कनेक्शन नहीं, जिसको मिला है उसको बिजली नहीं आ रही है, फिर 2-4 दिन में वो कनेक्शन भी कटवाने लगेगा, फिर वो बिजली विभाग का चक्कर लगेगा, बिजली विभाग का वाला कहेगा देखो मैंने कहा था ना कि सोलर प्लांट से कुछ नहीं होने वाला, तो फिर आपको वहाँ जाकर बिजली विभाग घूस लेगा, घूस लेके आपको कनेक्शन देगा, और फिर गाँव के जहाँ थे उससे भी बदतर स्थिति में पहुँच जाएंगे। तो यही मैं कह रहा हूँ कि गाँव को मार रहे हैं, ये गाँव का नव निर्माण नहीं हो रहा बल्कि गाँव को मारा जा रहा है। तो जब तक ग्राम पंचायतों को आप पूरा अधिकार देके उनको तैयार नहीं करेंगे, ग्राम पंचायती व्यवस्था जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं वैसे लागू नहीं करेंगे, गांव सरकार नहीं बनाएंगे, तो ये इस तरह से आप मौके पर बाँट से कुछ होने वाला नहीं है। अब आप आ जाइए
उड़ीसा के ग्राम पंचायत। अब उत्तर प्रदेश और उड़ीसा के ग्राम पंचायती व्यवस्था में आपको बताएं कि क्या क्या अंतर है। एक बात देखिए, उड़ीसा में एक पहली सरकार मैंने देखा अभी तक जिन राज्यों के बारे में मैंने चर्चा की, उड़ीसा में एक ग्राम शासन की बात कही गई है। देखिए, जो गांव सरकार की बात हम कह रहे हैं ना, ये देखिए उसकी वो एक तरह से उड़ीसा में वो बात शब्दावली तो कम से कम आई गई है। उन्होंने ग्राम शासन कहा है। तो जो गांव सभा उत्तर प्रदेश के में ग्राम सभा जिसको कहते हैं, वहाँ ग्राम सभा को वो लोग ग्राम सभा को ग्राम शासन कहते हैं। तो शासन हो गया। देखिए, शासन का ही तो मतलब सरकार हुआ ना। तो देखिए, कम से कम एक राज्य में जिस बात को हम लोग गाँव सरकार की बात उठा रहे हैं, जब हम लोग गांव सरकार की बात उठाते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये गांव सरकार क्या है भाई, ये तो गांव लोकल गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्थानीय निकाय। ये गांव आप नई सरकार कहाँ से व्यवस्था सरकार की गांव सरकार की बातें क्यों उठाने लगे। तो उन लोगों को बड़ा बुरा लगता था कि जैसे गांव सरकार कह रहे हैं। अरे गांव सरकार गांव में थोड़ी होती है, सरकार एक होती है केंद्र में होती है, प्रदेश में होती है। अब गाँव में सरकार बनेगी तो इसे उपहास के रूप में वो लेते हैं कि गाँव में सरकार बनेगी ताकि गाँव वालों को लूटने खाने का मौका मिले। जैसे कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार नहीं लूटती। उन्होंने तो मैं कहता हूँ कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार तो बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र है, वहाँ तो बिल्कुल ईमानदारी से काम होता है, एक एक पैसे के हिसाब होता है। और गांव सरकार के छोटे से गांव के लोगों को आप अधिकार दे देंगे तो वो लूट लेंगे। ये लोग यही कहते हैं, जो लोग उसके आलोचक हैं या जो लूटने खाने वाले लोग हैं। जो किसी अधिकारी से बात करिए तो वो चिढ़ जाएगा गाँव सरकार के नाम पर, क्योंकि उसे तो सोचता है लूटने का नहीं मिलेगा। किसी नेता से बात की वो भी चिढ़ जाता है। वो इसलिए चिढ़ता है कि यार गाँव में अगर सब संपन्न हो जाएंगे, खुशहाल हो जाएंगे, तो हमारी किस बात का हम नेतागिरी करेंगे। उन्हीं के नाम पर तो हमारी नेतागिरी चलती है कि तुमको ये दिला देंगे, तुमको वो दिला देंगे, तुमको पंप दिला देंगे, तुमको बिजली दिला देंगे, तुमको थाने से बचा लेंगे, तुम्हारा मुकदमा खत्म करा देंगे। यही सब तो नेता करते हैं और क्या करते हैं। तो उनकी तो नेतागिरी खत्म हो जाएगी और अधिकारियों को पैसा नहीं मिलेगा, वहीं से तो नाम पर तो कमीशन लेते हैं। तो इसलिए ये चिढ़ते हैं। लेकिन देखिए, उड़ीसा में ग्राम शासन की बात को उन्होंने ये शब्दावली तो कम से कम इस्तेमाल किया। तो एक बात तो उड़ीसा में यह है कि वो ग्राम पंचायत को ग्राम सभा को ग्राम शासन देते। दूसरी बात है कि वहाँ ग्राम जो मान ली कई गाँव का अगर वहाँ ये है कि कम से कम 2000 और अधिक से अधिक 10,000 के जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत बनती है। और उसमें जैसे वार्ड के सदस्य, जैसे उत्तर प्रदेश में वैसे वहाँ भी वार्ड के सदस्य होते हैं। तो 11 से लेके 25 वार्ड के सदस्य होते हैं। तो मतलब एक ग्राम पंचायत में वार्ड के सदस्य 11 हैं, 25 हैं। अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में तो 9 है और अधिक से अधिक यहाँ 15 है। तो 9-15 है, जबकि उड़ीसा में 11 और से 25 हैं। तो एक तरह से उन्होंने ज़्यादा, जबकि उड़ीसा छोटा राज्य है उत्तर प्रदेश के मुकाबले में, लेकिन उन्होंने दे रखा है 11 से 25, जबकि अपने 9 से 15 है वार्ड के सदस्य। तो ये जो 9 से 11 से 25 लोग मिल के आएंगे, ये उस गांव शासन को स्थापित करने के लिए जो ग्राम पंचायत बनाते हैं, ग्राम पंचायत वहाँ से इनके द्वारा बनती है। अब ये इसमें वहाँ जो है सरपंच बोले जाते हैं और वहाँ जो उप नहीं बोले जाते हैं, वहाँ नायब सरपंच, जैसे प्रधान और प्रधान। तो अपने यहाँ तो प्रधान बोले जाते हैं, वहाँ सरपंच, प्रधान को वहाँ सरपंच कहते हैं और जो उप प्रधान को वहाँ नायब सरपंच कहते हैं। उड़ीसा में नायब। एक और व्यवस्था है वहाँ कि ये जैसे मान ली 3-4 गाँव के मिल के अगर एक ग्राम पंचायत बनी है, मान ली 5,000 की आबादी पर एक ग्राम पंचायत बनती है, तो निश्चित रूप से एक गांव में तो 5,000 की आबादी होगी नहीं। किसी गांव में 3,000 की होगी, किसी 2,000 की होगी, किसी में 1,000 की होगी। तो अगर ये जो गांव है, उन गांवों को एक उन्होंने दे रखा है नाम पल्ली सभा, मतलब वहाँ के भी एक अपना सभा होगी। मतलब एक उस गांव के जो वार्ड से जीत के आएंगे उनको रखा है कि उस गाँव वार्ड से जो लोग आएंगे वो एक पल्ली, वहाँ के लोगों का भी एक उन्होंने पल्ली सभा बना दिया है। मतलब छोटी इकाई, गांव सभा से मतलब से भी छोटी इकाई पल्ली गांव, मतलब उस गांव का, ताकि उस गांव की समस्या उपेक्षित न हो, वो भी ग्राम पंचायत में आ जाए। तो एक उन्होंने पल्ली सभा, मतलब उस गांव के लोग अपना कोई प्रस्ताव पारित करके भेजते हैं तो गांव पंचायत में उसके ऊपर विचार किया जाए। तो मान लीजिए बड़े बड़े गाँव की तो व्यवस्था सुन ली गई और उस गाँव के मान लीजिए आबादी है 500 की और किनारे है टोला, जिसको टोला अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में टोले कहते हैं, टोले की बात कोई सुनी नहीं जा रही। तो उसी में उन्होंने व्यवस्था दी कि टोले वाला को पल्ली सभा माना जाएगा और उनके जो लोग प्रस्ताव पास करके भेजेंगे, गांव के लोग प्रस्ताव पर भी गांव पंचायत काम करेगी, विचार करेगी। तो एक व्यवस्था, एक पल्ली सभा किया आपने अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में
ये व्यवस्था नहीं है। टोलों का कोई नहीं होता, उनको जिस वार्ड से जीत के आते हैं वो वार्ड का सदस्य ही उनका भी जिम्मेदारी उठाता है। तो अब वहाँ भी जो पंचायत है उसके जो प्रधान हैं, जो सरपंच हैं और जो नायब सरपंच हैं, उनको हटाने के लिए जैसे यहाँ है अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में, उसी तरह उनको भी हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। उन अधिकारों के जहाँ तक बात है तो अधिकार भी उनको बहुत मिले हैं। देखिए पंचायतों को जो मैं बार बार कह रहा हूँ, कागज में अधिकारों की कमी नहीं है। एक तो 29 विभागों का जो अधिकार है ही है, उसके अलावा भी बहुत सारे अधिकार जो हैं सब राज्य सरकारों ने कागज पर तो और नियमावली में दे रखा है, इसमें अधिकार है, लेकिन सारे अधिकार वही हैं कि वो राज्य सरकार के निर्देश के अधीन होंगे, राज्य सरकार के विभागों के अधीन होंगे। तो इसलिए विभाग जैसा चाहता है वैसे ग्राम पंचायतें काम करती हैं। और वो तरह से बार बार मैं ये बात करता हूँ कि जब तक ये व्यवस्था रहेगी तब तक वो विभाग की एक छोटी मतलब आखिरी इकाई के रूप में वो काम करेंगे और जो हुक्म ऊपर से आएगा उसका वो पालन करेंगे। तो उनकी कोई अपनी भूमिका कोई नहीं होगी। हुक्म का इंतजार, जैसे हुक्म साहब का आ गया ऊपर से उसका पालन करेंगे, नहीं आया तो बस बैठे रहेंगे अपना कि जैसे भाई हमारे पास तो कोई हुक्म आया नहीं है, जब हुक्म आएगा तो हम देखेंगे। यही ग्राम पंचायतें इस तरह से बन के रह गई। तो वो बाकी अधिकारों की कमी नहीं है, वो तो जैसे बार बार मैं कहता हूँ, फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ, अधिकारों की कमी नहीं है, बहुत सारे अधिकार नहीं। एक बात है, कुछ विशेष अधिकार हर राज्य सरकारों ने दिए। उड़ीसा में एक अधिकार मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उनको एक डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर मान लीजिए गाँव में किसी की मृत्यु हो गई है और 24 घंटे तक उस परिवार के लोगों ने उनका दाह संस्कार नहीं किया, तो ग्राम पंचायत का जिम्मेदारी है कि उसको जाके अच्छे सम्मानजनक ढंग से उसका दाह संस्कार कर दें और उसके अब कोई पैसा नहीं देंगे। तो एक देखिए एक मानवीय ये है। और बहुत सारे गांव में देखिए, गांव में जितने मानवीय पक्ष हैं वो गांव में आज भी विद्यमान है, धीरे मर रहे हैं। अब तो जब इन बाहरी लोगों का, नेताओं का और अफसरों का जब जितना अतिक्रमण गांव में होगा, जिनकी पैठ इनकी होगी, वो मानवीय पक्ष खत्म होते जाएंगे, क्योंकि इनको अपने स्वार्थ से मतलब है। आगे मानवीय पक्ष मतलब भाषण तो ये बड़ी मानवीय पक्ष कर देंगे, इतने मानवीय पक्ष देंगे कि जैसे तुलसीदास के बाद यही पैदा हुए हैं जो हमारे नेता और अधिकारी हैं। तुलसीदास के बाद इनसे ज़्यादा कोई मानवीय पक्ष वाला नहीं होगा, लेकिन उनका कोई उससे रुचि नहीं है, उसको तो मारना है, मानवीय पक्ष को खत्म करना है। तो मानवीय पक्ष के जो ग्रामीण लोगों में अभी जिंदा है, लेकिन उसको धीरे धीरे खत्म हो रही है उसमें। तो अभी एक जैसे कानून में उदाहरण दे रहा है कि ये मानवीय पक्ष है, तो इस तरह से मानवीय पक्ष में तमाम बातें अगर उन गाँव को वालों का अधिकार रहता तो बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कोई मर गया, एक्सीडेंट हो गया, तत्काल उसको पैसे की जरूरत है, अब उसको पास नहीं है पैसा, तो आपने दाह संस्कार के लिए उसको 2-4 हज़ार रुपये दे दिया, गाँव पर जाके दे दी, जाके सम्मान है दाह संस्कार कर ले। किसी की लड़के की शादी नहीं हो रही है, मान लीजिए किन्हीं कारणों से नहीं हो पा रही है, गरीब है, गांव के लोग समझते हैं कि इसको लड़की की शादी होनी है, तो गांव के पास रहता तो लड़की की शादी खुद गांव वाले मिले करा दे, और गांव वाले करा देंगे, थोड़ी बहुत मदद कर दी। ये क्या, तो सरकारी मुख्यमंत्री का कल्याण विभाग जाएगा, सरकारी अधिकारी वीडियो सीडियो लिस्ट बनाएंगे, कल्याणकारी बजट जाएगा, और 100 का सामूहिक शादी होगा। सामूहिक शादी में मुख्यमंत्री जी जाएंगे, उनको अपना मंच बनेगा, मुख्यमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, और उसके बाद जोड़ों को खड़ा कर दिया जाएगा और एक नाटकीय ढंग से उनकी शादी करा दी। ये तो ये गांव का मतलब उनका अपमान है, लेकिन हम गरीब हैं लोग, तो अगर जाके मुख्यमंत्री जी उनको अपमानित करके चले जाएंगे, लेकिन वो जब समझेंगे या कोई मंत्री चला जाएगा या अधिकारी चला जाएगा, कल्याण मंत्री तो बने हैं, वो जाएगा कि भाई शादी कराने आ रहा है। सब अपमानित करने का तरीका है, लेकिन गांव वाले बेचारे गरीब हैं, चलो अपमान होगा, शादी तो हो गई कभी। इससे अच्छा रहता है कि गांव के लोग, ग्राम पंचायतों को आप अधिकार देते, वो किसी भी शादी के तय कर लेते, गांव के सारे लोग जुटते, गांव पंचायत से पैसा देता, बजट हो जाता। जैसे गांव में पता ही नहीं लगता कि कोई सरकारी शादी हो रही है, बल्कि गांव के लोग मिलके उसको इतने सुंदर ढंग से करते कि ये पता ही लगता कि किसी सरकारी अनुदान से शादी हो रही है, या नेता, क्योंकि वहाँ जब वो करेंगे तो नेताजी को क्यों बुलाएंगे फीता काटने के लिए, मुख्यमंत्री को क्यों बुलाएंगे दिखाने के लिए, टीवी पे दिखाने के लिए कि हम शादी करवाए 100 लोगों को। तो ये जो मानवीय पक्ष है, उसी तरह से मान लीजिए किसी को बहुत बीमार पड़ गया, तत्काल उसको पैसे की जरूरत है, तो ये गांव पंचायतें मिल के बैठ के कह देती कि भाई इसकी हमें मदद करनी है, इनको देखिए, इसको दे दी जाए।
अब उसके बाद बीमार पड़ गया तो दौड़े मुख्यमंत्री के यहाँ, मुख्यमंत्री डिस्क्रिशनरी फंड है, मुख्यमंत्री जी एहसान करेंगे। दिक्कत ये है कि इस देश में जनता का पैसा और ये जो एमएलए, एमपी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन के बैठ गए हैं, इन लोगों का डिस्कशन हो जाता है, इन लोगों के इन लोगों का विवेक अधिकार हो जाता है। ये दया और कृपा करते हैं, पैसा जनता का और दया इनकी शुरू हो जाती है, और ये दया दिखाते हैं और बड़ा एहसान करते हैं जैसे कि जनता के ऊपर है। ये एक बार जब गांव सरकार बन जाएगी ऐसा टूटेगा कि इनको दया करने के लिए खोजते खोजते आदमी नहीं मिलेंगे कि किस पर दया करें। लेकिन ये आप चूंकि गांव के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इनके दया करने का, अब दया करना है तो भाई वो तो महापुरुष हो जाएगा। तो कह रहे भाई भगवान के बाद दया करने वाले तो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, इतना दयावान, इतना दयाशील। अरे दिल में दया ना, अपने कमा के गाड़ी चलाओ, टेम्पो चलाओ, पैसा क्या कर दो तो पता लगेगा, पैसा आपका। और उस पर तरह से ये जो स्थितियां बन रही हैं ये आपको समझ नहीं होता। लेकिन गांव सरकार बन जाएंगे तो इनके गांव वालों की किसी दया की जरूरत नहीं है, उनका अपना व्यवस्था है, अपना चलाएंगे, खुश रहेंगे सब लोग, अपना सब हाथों हाथ सब कर लेंगे। तो ये उड़ीसा के मामले में भी आप देखें कि अधिकारों की कमी नहीं है, कहीं कमी नहीं है, लेकिन वो कर नहीं सकते हैं। कर्मचारियों के ऊपर नियंत्रण है, प्रधान को भी अधिकार दिया गया है कि वो एक तरह से एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के रूप में जो चाहे वो निर्णय ले। अगर कहीं ग्राम पंचायत उसको नहीं मानती है तो वो अपनी चिट्ठी उनके विरोध में लिख के एसडीएम को भेज दिया, एसडीएम का निर्णय फाइनल माना जाएगा। तो इस तरह से ये व्यवस्थाएं हैं, और जिन कर्मचारियों का नियंत्रण होगा, लेकिन कर्मचारी तो नियुक्त किए जाते हैं ऊपर से, सारे कर्मचारी तो नियुक्त किए जाते हैं सरकार के द्वारा। अब उस पर नियंत्रण क्या होगा जब उसको हटा सकते नहीं, और अगर आप सस्पेंशन कर देंगे तो जाके सस्पेंशन ऊपर से ख़त्म करा देगा। तो ये कोई एक तरह से इनको ग्राम पंचायतों को पैसे के जो दे के और पैसा दे के उनसे कार्य करा के उनसे दस्तखत कराने का ही, वो पैसा दीजिए, आपका काम कराएंगे, सरकारी कर्मचारी अधिकारी काम कराएंगे और वो काम कराएगा। उसके बाद वो उससे सर्टिफिकेट लेने के लिए कि ताकि आपने जो काम कराया वो औचित्य उसका साबित हो जाए। और ये हालत है इसके नाते कि एक काम को 3-3 बार ग्राम प्रधान दिखाता है इन लोगों के कहने से कि भाई दिखा दो कागज, तो हमें को देखना है, तो वो काम होता नहीं है, 3 बार उसी काम को दस्तखत कर देगा, पैसा आ जाएगा, सब बांट लेंगे। ये व्यवस्था को गांव सरकार जब आएगी तो वो एकदम से ये व्यवस्थाएं आपको देखिए टूट जाएंगी, ये बीच के बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। सिर्फ रहेंगे कौन? गांव के सदस्य, जो गांव सभा के जो सदस्य हैं, मतलब पूरा गांव, फिर उसके चुने हुए वार्ड के सदस्य, और वही वार्ड के जो सदस्य होंगे वो ग्राम पंचायत सदस्य और प्रधान, और उसके ऊपर जो कुछ विशेषज्ञ, जो मैं बार बार कहता हूँ कि हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी अगर गाँव वालों को नहीं है तो वो विशेषज्ञ बाहर से बुला सकते हैं उनको, और अपने जिस भी काम के लिए किसी को बुलाना चाहते हैं, समझते हैं, उनको पैसा देंगे, तो बुलाएंगे, उनसे समझेंगे, सीखेंगे, करेंगे अपने इन। वैसे उड़ीसा में एक व्यवस्था उन्होंने दे रखा है कि राज्य सरकार को अधिकार दे रखा है कि गाँव को सहायता करने के लिए विशेषज्ञ राज्य सरकार भेज दे। तो गांव सरकार से उस राज्य सरकार को भेजे कि भाई गांव को विशेषज्ञ चाहिए, तो गांव वाले क्या नहीं तय कर लेंगे किसको हमको विशेषज्ञ बुलाना है। अगर उनको मान लीजिए अपने गांव सरकार के पास अगर अपनी न्याय व्यवस्था चलानी है, तो अगर वो अपने न्याय व्यवस्था में न्याय कैसे दिया जाए, अगर कहीं किसी मामले में फैसले में उनको राय मशवरा लेना है तो किसी जज को वो पैसा देके वो बुला लेंगे। वो राज्य सरकार से क्यों पूछेंगे कि किस जज को हम बुलाएं? उनको जो लगेगा किसी जज को बुला के कह देंगे इस पर हम आप समझा दीजिए हम लोग को इसमें क्या क्या होना चाहिए, या किसी बड़े वकील को बुला लेंगे, आप समझा दीजिए हम लोग को इसमें क्या क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से हम फैसला कर दें। वो राज्य सरकार के पास क्यों जाएंगे? उसी तरह अगर सुरक्षा के लिए उनको कुछ करना है तो किसी रिटायर्ड आईजी, डीआईजी, डीजी किसी को अपना बुला लेके पूछ लेंगे भाई हम लोग गाँव की चौबंद सुरक्षा करना चाहते हैं, और सुरक्षा बताइए कैसे करें, हम कौन कौन लोगों को रखें, कैसे जिम्मेदारी दें उनको, कैसे उनसे काम लें, ये वो बता देंगे। उसी तरह से कृषि के मामले में, उसी तरह लाइब्रेरी के मामले में, सामाजिक कार्य के मामले में, लघु उद्योग के मामले में, गृह उद्योग के मामले में, पर्यावरण के मामले में, जिसमें चाहे वो अपने विषय बुला के उनसे राय ले लेंगे और राय लेके उनसे उनके हिसाब से काम करेंगे। चाहेंगे अस्थायी रूप से बनाएंगे या चाहे तो अस्थायी रूप से रख लेंगे, करना तो उनको है। और धीरे धीरे जब वो करते करते खुद इतने ज़्यादा वो जानकार हो जाएंगे कि आने वाला भविष्य वो तय करें। तो असली जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इस व्यवस्था में जो ग्राम पंचायती व्यवस्था गांव वाले अपना भविष्य तय करें, इससे तो कभी नहीं तय करेंगे। लेकिन जो गांव सरकार की व्यवस्था है जो अगर बन गई तो वास्तव में गांव वाले अपना भविष्य
खुद तय करेंगे, अपना व्यवस्था खुद चलाएंगे, अपने हर जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए बनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी एक बात कहा, एक बात अच्छी बात कही कि गांव के लोग अगर ये गांव पंचायतें अगर सुदृढ़ हो गई, गांव पंचायतें आत्मनिर्भर हो गई, गांव पंचायतें अच्छे ढंग से काम, तो भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा, भारत का यश बढ़ेगा, गाथा बढ़ेगी। ये बात तो सही कही और यही बात हम लोग कर रहे थे। एक बार गाँव उसको अपने ढंग से विकसित होने दीजिए, फिर गाँव 1 अरब लोग गाँव रहते हैं और वो गाँव विकसित हो गए, सुसंस्कृत हो गए, सभ्य हो गए, अपने मौलिकता पर फिर पुनः मौलिकता के आ गए, पुनर्जीवित हो गए। हम नवनिर्माण हम तो कहते ही नहीं, उनको गाँव को पुनर्जीवित कर दीजिए, वो पुनर्जीवित हो गए तो भारत तो फिर अपने आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। आपको दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता के नाम से भारत को कोई नहीं जानेगा। इस 1 अरब लोग जो जानते जहाँ रहते हैं वो वहाँ से भारत को जानेंगे, वहाँ से भारत की संस्कृति को जानेंगे, वहाँ से भारत की सुंदरता को जानेंगे, वहाँ से भारत के लोगों के चरित्र को जानेंगे, वहाँ के लोगों के कर्मठता को जानेंगे। ये कोशिश करिए। ये बेकार का समय इस तरह से बर्बाद करने का कि दिल्ली को बनाओ, लखनऊ को बनाओ, ये बड़ी बड़ी हाइपरबोल बातें जो लोग आजकल कॉर्पोरेट वाले करते रहते हैं, नारे लगाते रहते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। जड़ में जाइए, जड़ को सुदृढ़ करिए, देखिए सारा वृक्ष कितना सुंदर और कितना फलदायी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी।